चलिए बेटा स्टार्ट करें, जिसमें आपने ये प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल्स वाला आप कर चुके थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय शिक्षा की प्रमुख विशेषता 1813 वाला चार्टर एक्ट भी हमने पढ़ लिया था। मेकाले मिनट्स 1835 ये भी हो गया था। उसके बाद बुनियादी शिक्षा वाला एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन ऑफ महात्मा गांधी, ये प्रीति ने कराया था। आज हमें शुरू करना है इंडियन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन continuities with and shift from colonial legacy। भारत की समकालीन शिक्षा औपनिवेशिक विरासत की शिक्षा की निरंतरता एवं उसके लगाव, जिसमें हमारा बेटा ये हो गया था माध्यमिक शिक्षा आयोग। कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक है, अभी तो हमारी और भी नहीं आ गई है 2020 वाली। तो ये थी आपकी उस टाइम की, तो भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी। तो जो युग था उस टाइम का क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, ठीक है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मानव इतिहास ने क्या शिक्षा, विज्ञान और विकास का शक्तिशाली साधन रही है। इतिहास में ऐसा समय आता है जब शिक्षा की प्राचीन पद्धति का नवीकरण करने की आवश्यकता होती है। बेटा ये पैराग्राफ पढ़ना एक बार प्रीति, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी युग का है। देश और चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष शिक्षा स्वरूप की आवश्यकता है। मानव इतिहास के प्रारंभ से ही शिक्षा ज्ञान, विज्ञान और विकास का शक्तिशाली साधन रही है। इतिहास में ऐसा समय आता है जब शिक्षा की प्राचीन पद्धति का नवीनीकरण करने की आवश्यकता होती है। आज हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं, इसलिए भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए विचारधारा को व्यक्त किया था। उसमें समूचे राष्ट्र के शिक्षा जगत से संबंध रखने वाले सिद्धांतों से रखने वाले विद्वानों और सभी क्षेत्र के बुद्धिजीवियों को सम्मिलित करने के लिए शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श करने का विषय बनाया। इस शिक्षा नीति पर गहन विवाद हुआ और वाद विवाद के उपरांत विविध प्राप्त विचारधाराओं और मतों का सावधानी से गहन अध्ययन किया गया। मई सन 1986 में भारतीय संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पारित कर दिया। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। देखो बेटा क्या बताया गया इसके अंदर कि यानी कि जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने क्या है उनके टाइम पीरियड के दौरान ये हमारी नई शिक्षा नीति 1986 लागू हुई, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई हमारा जो आज का युग है, देखो जो हमारा कंप्यूटराइजेशन हुआ ना, कंप्यूटर एजुकेशन जो लागू हुई वो इसी एजुकेशन पॉलिसी के बाद लागू हुई थी, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक तो हमें साइंस के ऊपर फोकस करना चाहिए, दूसरा क्या है हमारा जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बोला कि हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनानी है, जिसका नाम दिया गया नई एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक है। इसमें उन्होंने जो बहुत सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे या बुद्धिजीवी, जिन्होंने बोला जितने भी विद्वान थे अपने अपने एरियाज के, ठीक है, उन सबको शामिल किया और सबके साथ क्या है कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे क्या है मीटिंग्स हुई। सबने क्या है अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और विचार प्रस्तुत करने के बाद क्या क्या चीज़ें सही लगी, क्या क्या चीज़ें सही नहीं लगी, जो तो उन्होंने क्या है 1986 में संसद में जो राष्ट्रीय नीति है उसको पारित किया, ठीक है। 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको बनाया, ठीक है। अब उसने इसमें क्या क्या शामिल किया, क्या क्या विशेषताएं रही, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें उन्होंने बताया शिक्षा का पूरा क्या रोल है हमारी एजुकेशन का। दूसरा उन्होंने बताया कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम रहेगा। तीसरी बात उन्होंने
एजुकेशन में इक्वालिटी की बात की कही गई। फोर्थ उन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कही। फिफ्थ उन्होंने कि हमारा क्या क्या कंटेंट रहेगा, क्या क्या एजुकेशन की प्रोसेस रहेगी, और टीचर एजुकेशन की बात कही, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि 1986 में जो नीति बनाई गई उसमें क्या क्या शामिल किया गया, उन सब के बारे में बात की गई है। ठीक है बेटा, पढ़ना इसको। शिक्षा का सार एवं भूमिका, एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। नवीन शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा सबके लिए है, एजुकेशन फॉर ऑल। शिक्षा किसी विशिष्ट वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए। हमारा लोकतंत्र इस बात की मांग करता है कि शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए। मानव शक्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। राष्ट्रीय विकास के विभिन्न क्षेत्रों में मानव शक्ति की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति जितने सुरक्षित एवं प्रतिष्ठित होंगे, उतना राष्ट्र का विकास सशक्त होगा। सुसंस्कृत बनना, एक्युलेटरिंग रोल। शिक्षा लोगों को सुसंस्कृत बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लोगों की संवेदनाओं और परिष्कृत करती है, उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करती है, उनमें स्वतंत्र विचार शक्ति विकसित करती है, उनमें ठीक और गलत की विवेक जगाती है और इस प्रकार उन्हें राष्ट्रीय एकता में सहयोग देने के योग्य बनाती है। देखो बेटा, सेकेंड, इन्होंने क्या बताया कि रोल ऑफ एजुकेशन में, यानी कि जो 1986 की जो पॉलिसी आई, तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो हमारी ये पॉलिसी है इसका मेन उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो शिक्षा सबके लिए, कि भाई हमें जो एजुकेशन देनी है, चाहे वह किसी भी कास्ट का है, किसी भी धर्म का है, शिक्षा सबके लिए है। ठीक है, सबको बराबर का हमें यहाँ पर, चाहे हमारे स्कूल में किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजियन का बच्चा पढ़ने आता है, हमें सबको शिक्षा देनी है। चाहे बड़ा पढ़ने आता है, बूढ़ा पढ़ने है, यानी कि सबको हमें यहाँ पर शिक्षा देनी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। दूसरी बात बताई कि हम शिक्षा के जरिए जो हमारी मैन पावर है उसको डेवलप करना चाहते हैं। मैन पावर डेवलप करने का मतलब कि भाई बच्चे पढ़ेंगे तभी तो हमारा फ्यूचर बनेगा। हम आगे देश में क्या है, जितने पढ़े लिखे नौजवान होंगे उतनी ही क्या है, स्किल डेवलप होएंगी। उसके बाद सुसंस्कृत बनाना, एक्यूलेटरिंग रोल। ठीक है, लोगों को क्या बनाना था, हमें सभ्य बनाना था। ठीक है, उनके अंदर वैज्ञानिक ट्रेंड्स को डेवलप करना था, उनकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग पावर को डेवलप करना था, क्या सही है क्या गलत, इन चीज़ों को डेवलप करना था। ठीक है, उसके बाद आया इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नवीन शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फर्स्ट, एक शिक्षा ढांचा, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समूचे देश में एक ही शिक्षा ढांचे अपनाए जाने पर बल देती है, अर्थात समूचे देश में 10+2+3 का सामान्य शिक्षा ढांचा अपनाया जाना चाहिए। 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा में पहले 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा होगी, उसके पश्चात 3 वर्ष की उच्चतर प्राथमिक शिक्षा अपर प्राइमरी होगी और उसके पश्चात 2 वर्ष की हाई स्कूल शिक्षा होगी। हाई स्कूल शिक्षा के पश्चात 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, नेशनल करिकुलम। नवीन राष्ट्रीय नीति में सामान्य शिक्षा ढांचे 10+2 को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित किया गया है। इसमें सामान्य कोर पाठ्यक्रम, कॉमन कोर करिकुलम की व्यवस्था की गई है। इस कोर पाठ्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता अभियान का इतिहास, संवैधानिक कर्तव्यों तथा उन तत्वों को सम्मिलित किया जाएगा जो राष्ट्रीय पहचान को सशक्त करने में सहायक हो सकते हैं। सामान्य पाठ्यक्रम में केवल राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ तथा सह अस्तित्व की भावना को भी विकसित किया जाएगा। सीखने का निम्न स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। नवीन शिक्षा नीति में शिक्षा की प्रत्येक अवस्था के लिए सीखने का न्यूनतम स्तर निर्धारित करने की व्यवस्था है। विभिन्न कोर्स में विद्यमान सांस्कृतिक एवं सामाजिक विभिन्नताओं के प्रति विद्यार्थियों को सजग करके उन्हें समझने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अनुसंधान एवं विकास बल, स्पेशल एम्फेसिस ऑन रिसर्च डेवलपमेंट। नवीन शिक्षा नीति में अनुसंधान की एक विकास पर विशेष बल दिया गया है। इस कार्य के लिए देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाएगा। विज्ञान एवं गणित की शिक्षा पर बल,
emphasis on teaching of science and mathematics. नवीन शिक्षा प्रणाली में 10वीं कक्षा तक विज्ञान और गणित की शिक्षा को अनिवार्य रखा गया है। गणित की शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में तर्कपूर्ण विचार करने के विश्लेषण करने तथा कारण कार्य के संबंध में समझने की प्रवृत्ति विकसित की जाएगी। विज्ञान की शिक्षा द्वारा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के प्रयोगों को समझने की प्रवृत्ति को विकसित किया जाएगा और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाएगा। परीक्षा एवं मूल्यांकन, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन। नवीन शिक्षा नीति शिक्षा के गुणात्मक विकास पर भी बल देती है। इसके लिए परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली में आवश्यक सुधार किए जाएंगे ताकि संयोग तत्व चांस एलिमेंट को यथासंभव कम किया जा सके और रटनंत प्रणाली को हतोत्साहित किया जा सके। जीवन पर्यंत शिक्षा, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। नवीन शिक्षा नीति में शिक्षा को व्यक्ति के शिक्षा काल तक सीमित नहीं रखा गया बल्कि इसे जीवन पर्यंत बनाने की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए सार्वजनिक साक्षरता यूनिवर्सल लिटरेसी के कार्यक्रम आयोजित करने तथा सभी लोगों को अपनी रुचि की शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। शिक्षा का क्षेत्र प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला रखा जाएगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि तथा बौद्धिक क्षमता के अनुसार जब भी चाहे शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत सुदूर शिक्षण, डिस्टेंस टीचिंग, पत्राचार कोर्स, कॉरेस्पेंडेंस कोर्स तथा ओपन विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। देखो बेटा, सेकंड जो पॉइंट है उसमें बताया गया कि हमें एजुकेशन का सिस्टम कैसे बनाना है। ठीक है, अभी एजुकेशन पॉलिसी बन रही है भाई, तो उसमें एजुकेशन का सिस्टम इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर में इन्होंने बताया 10+2+3 10वीं तक, फिर 2 साल 12वीं के, फिर 3 साल आपके कॉलेज के। ठीक है, यानी कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और फिर आपका कॉलेज लेवल, इनको यहाँ पर बताया गया। फिर दूसरा बताया भाई हमने क्लासेस को तो डिवाइड कर दिया कि +2 तक तो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे और उसके बाद वो कॉलेज में हो जाएंगे। नेशनल कैरिकुलम, ठीक है, कैरिकुलम बनाया गया कि कॉमन सब्जेक्ट क्या क्या रहेंगे और फिर हमें अलग अलग, कोई बच्चा अगर मान लीजिए अपने 10th तक तो क्या है कॉमन सब्जेक्ट रहेंगे, उसके बाद क्या बता दिया आपकी बच्चे को क्या है 11th में क्या चेंज करते हैं, साइंस लेना है, आर्ट लेना है, क्या लेना है। ठीक है, तो जो कैरिकुलम है वो इस तरीके से बनाना है कि उसमें आपका हमारा इतिहास भी आ जाए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाए, यानी कि सारे हमारे पहलुओं को कवर करता हो पूरी सूझबूझ के साथ। ठीक है, बल्कि हमें ऐसा कैरिकुलम बनाना है जो नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल समझ भी, अंडरस्टैंडिंग भी बच्चे के अंदर पैदा कर सके। उसके बाद उन्होंने बोला मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, लर्निंग का हमें मिनिमम लेवल रखना है। ठीक है, यानी कि कम से कम इतने साल का बच्चा होना चाहिए जो आगे इस क्लास में एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट बताया इन्होंने स्पेशल एम्फेसाइज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उन्होंने उस टाइम की जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई कि भाई हमें स्पेशल एम्फेसाइज, हमें फोकस करना है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। देखो उस टाइम तक पीएचडी होल्डर इतने नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि भाई हमें आगे इस एजुकेशन को बढ़ाना है और रिसर्च भी हमें करनी है ताकि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। टीचिंग ऑफ साइंस और मैथ की टीचिंग के ऊपर स्पेसिफिक बल दिया गया कि बच्चों को एक तो साइंस बहुत अच्छे से सिखाओ और क्या है एक मैथ उनको बहुत अच्छे से सिखाओ। एग्जामिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि एग्जाम का सिस्टम भी बताया गया कि बच्चे को हमें क्या है चांस एलिमेंट की भी व्यवस्था देनी चाहिए। बच्चे के रटंत विद्या पर नहीं, यानी कि रोट लर्निंग पर नहीं, हमें अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान देना है। मान लीजिए और बच्चे का क्या है हमें कैसे पेपर लेने हैं, डिस्क्रिप्टिव लेने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप लेने हैं, किस टाइप के लेने हैं। अगर मान लीजिए बच्चा एक बार में पास नहीं हो पाता तो उसको कितने एलिमेंट हमें चांस देने हैं आगे। ठीक है, तो ये इवैल्यूएशन सिस्टम बनाया। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, उन्होंने क्या है कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन में कि कभी भी हमारी जो टीचिंग है या जो हमारी लर्निंग है वो खत्म नहीं होती, हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कि मान लीजिए किसी बच्चे को किसी टाइम मान लीजिए कोई परिस्थिति ऐसी आ गई कि आफ्टर +2 उसने पढ़ाई नहीं कर पाया, वो उसको जॉब करनी पड़ी मजबूरी में, तो ऐसे बच्चे क्या है डिस्टेंस लर्निंग के जरिए, कोरस्पोंडेंस कोर्स के जरिए और ओपन यूनिवर्सिटीज की भी हमें स्थापना करनी है ताकि इन कोर्सेज के जरिए बच्चे क्या है लाइफ लॉन्ग अपनी एजुकेशन को जारी रख सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
यस मैम। ठीक है बेटे। शिक्षा में समानता। एक मिनट एजुकेशन। बेटा। प्रीति, एक मिनट, एक मिनट। एक बार मनोज सर का कॉल आ रहा है, मैं उठा लूं एक बार। शिक्षा में समानता। एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। नवीन शिक्षा नीति शिक्षा में समानता की आवश्यकता पर बल देती है। बिना किसी भेदभाव के सबको शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में विद्यमान असमानताओं को दूर करके सभी वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, विकलांगों व प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखो बेटा, एजुकेशन फॉर ऑल की इसमें बात की गई। ठीक है, कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनेगी उसमें सबको इक्वालिटी दी जाएगी, किसी के साथ कोई भी बायसनेस नहीं की जाएगी। ठीक है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी उपलब्ध रहेंगी। चाहे क्या है, चाहे कोई महिला पढ़ना चाहती है या कोई शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति पढ़ना चाहे कोई डिसेबल व्यक्ति पढ़ना चाहता है, तो सबके लिए क्या है, एजुकेशन के इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेंगी। प्राथमिक शिक्षा। एलिमेंट्री एजुकेशन। नवीन शिक्षा नीति इस बात पर बल देती है कि सन 1995 तक 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा का केवल संचारनात्मक विस्तार ही नहीं बल्कि गुणात्मक विकास भी किया जाएगा। बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने तथा समय से पहले स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति, ड्रॉप आउट्स पर रोक लगाने के लिए प्राथमिक शिक्षा को रोचक, प्रभावशाली, बाल केंद्रित तथा क्रिया केंद्रित बनाया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जैसे कम से कम 2 कमरों का भवन, आवश्यक शिक्षा सामग्री, ब्लैक बोर्ड आदि। इसे नवीन शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम दिया गया है। शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में कम से कम 2 अध्यापक, 1 पुरुष और 1 महिला नियुक्त करने का भी प्रावधान है। प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विभिन्न वय वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन कार्यक्रमों में विविधता का समावेश किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में तैयार की जाएगी। अध्यापकों को इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए प्राथमिक स्कूल, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र तथा प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में परस्पर संबंध स्थापित किया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा के प्रसार के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों, वॉलेंट्री एजेंसीज का तथा पंचायतों से सक्रिय सहयोग लिया जाएगा और उन्हें इस कार्य के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। अनौपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कोर पाठ्यक्रम, नेशनल कोर करिकुलम के ढांचे पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ उसे शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं तथा स्थानीय वातावरण के साथ भी संबंधित किया जाएगा। देखो बेटा, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, यानी कि इस एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने ये बताया कि जो 14 वर्ष तक, यानी कि उन्होंने एक लक्ष्य 1986 में बनी थी ये, इन्होंने क्या बताया कि हमें 95 तक, इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया कि 95 तक हमें ये लक्ष्य निर्धारित करना है कि 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा क्या है, अनपढ़ ना रहे, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनको दी जाए। यानी कि 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे, यानी कि 8वीं क्लास तक उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, फ्री बुक्स मिलेंगी, सारी चीज़ें उनको फ्री मिलेंगी। और उस टाइम पे क्या था बेटा, बच्चे ना पढ़ाई बहुत ज़्यादा छोड़ देते, ड्रॉप आउट कर जाते थे। तो जो ड्रॉप आउट रेशियो था, छोड़ने वालों की जो संख्या था, उसको कम से कम करना था, ताकि कम से कम बच्चे स्कूल छोड़े। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ बेसिक सुविधाएं भी होनी चाहिए जिससे हम बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, जिसमें हमारे पास कम से कम 2 कमरे का भवन होना चाहिए, हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, बुक्स वगैरह होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए, 1 पुरुष और 1 महिला। ठीक है, और उनको क्या है, फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ
फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी हमें उनको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, बच्चे की आवश्यकता क्या क्या है उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा देनी है। वॉलंटरी एजेंसीज को बनाना, क्या है, राष्ट्र जो पाठ्यक्रम है वो पूरे राष्ट्र का एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा आज यहाँ पे पढ़ रहा है दूसरी जगह चला गया तो उसको नई चीजें सीखनी पड़ रही है, नहीं। पूरा नेशनल कोर करिकुलम का एक स्ट्रक्चर तैयार करना है कि हर जगह एक ही, जैसे हम कहीं पे भी चले जाए ऑल इंडिया में, हर जगह एनसीईआरटी ही फॉलो होती है। ठीक है, तो ये क्या था, उस एजुकेशन पॉलिसी की देन है। नहीं तो हरियाणा में कुछ पढ़ाते, पंजाब में कुछ और पढ़ाते, ठीक है, बिहार में कुछ पढ़ाते, यूपी में कुछ पढ़ाते। अब क्या है, हर जगह क्या है, नेशनल लेवल पर कैरिकुलम सबका सेम रहेगा, यानी कि 28 स्टेट हैं, सभी में क्या है हमारा सेम रहेगा, एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाएगा। शिक्षा की सामग्री एवं प्रक्रिया का नवीनीकरण, रीओरिएंटिंग ऑफ कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। नवीन शिक्षा नीति में शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा शिक्षा प्रक्रिया के नवीनीकरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें निम्नलिखित बातें विशेष उल्लेखनीय है। विद्यालयों के व्यक्तित्व के शारीरिक, बौद्धिक एवं सौंदर्य भावात्मक एस्थेटिक विकास, विद्यार्थियों का सांस्कृतिक विकास, उन्हें देश की सांस्कृतिक विभिन्नताओं के प्रति सचेत करके राष्ट्र की एकता एवं अखंडता में सहयोग देने के योग्य बनाना, उनमें निरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय के प्रति चेतनता विकसित करना, उनमें टेक्नोलॉजिकल चेतना विकसित करके उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। अब देखो भाई, और क्या क्या बताया इन्होंने, रीओरिएंटेशन ऑफ कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हमारी एजुकेशन है उसमें कुछ और चीज़ों को भी क्या करना है, हमें और कंटेंट भी उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, कुछ नई नई चीज़ों को जोड़ना है। जैसे कंप्यूटर एजुकेशन थी 1986 के अंदर हमारी आई, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी उसी टाइम पर लागू हुई। इसमें क्या रखा गया कि हमें बच्चे का फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, ये क्या है, डेवलपमेंट करनी है। बच्चे की कल्चरल डेवलपमेंट भी करनी है। बच्चे की क्या है, धर्म निरपेक्षता और सामाजिक न्याय के प्रति भी उसको अवेयर करना है। टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी है और बच्चे के अंदर क्या है, एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव डेवलप करना है। अध्यापक शिक्षा, टीचर एजुकेशन। नवीन शिक्षा नीति में अध्यापक के महत्व तथा राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक विकास में अध्यापक की विशिष्ट भूमिका को स्वीकार किया गया है। इस बात को आवश्यक माना गया है कि अध्यापकों की नियुक्ति में उच्च योग्यता संपन्न व्यक्तियों को पहल दी जाए। अध्यापन व्यवसाय में प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए अध्यापकों के वेतनमान को ऊंचा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त अध्यापकों की व्यावसायिक योग्यताओं के विकास के लिए तथा उन्हें नवीनतम शिक्षा टेक्नोलॉजी से अवगत कराने एवं उनमें परीक्षित करने के लिए सेवाकालिक प्रशिक्षण, इन सर्विस ट्रेनिंग को और अधिक सशक्त बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए एनसीईआरटी तथा एससीईआरटी के अतिरिक्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्थापित किए जाएंगे तथा अध्यापक शिक्षा कॉलेजों को भी अधिक सशक्त एवं आधुनिकतम बनाया जाएगा। अब देखो बेटा, टीचर एजुकेशन, भैया पढ़ाने के लिए हमें टीचर भी चाहिए। अब तुम जो पढ़ रहे हो ना, ये टीचर एजुकेशन, एक होती है इन सर्विस और एक होती है सर्विस से पहले। ठीक है, तो उसमें क्या है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको अवगत कराया जाता है कि भैया आपको कैसे पढ़ाना है। इसके लिए आपके डाइट्स, जैसे कल आपके कॉलेज में जो आए थे वो एससीईआरटी से आए हुए थे। ठीक है, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। एनसीईआरटी के नेशनल लेवल पे क्या है, टीचर ट्रेनिंग के सेंटर बनाए गए। ठीक है, स्टेट एससीईआरटी होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, डाइट होता है आपका हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग, स्टेट का हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, टीचर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मान लो अब तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या है, टीचर बनने के लिए तो
पढ़ रहे हो, आप डीएलएड कर रहे हो, ठीक है, तो ये किसके अंदर आती है, आपकी डाइट के अंदर। जैसे कल चेकिंग वाले आए थे वो डाइट से आए थे, अब इनसे ऊपर कोई चेकिंग आती है वो आती है एससीईआरटी की, अगर उससे ऊपर भी कोई आती है तो वो आती है एनसीईआरटी वालों की। बाकी एनसीईआरटी वालों की इतना इंटरफेयर नहीं होता, मेन तो डाइट और एससीईआरटी वालों का होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे ही जून की छुट्टियां होती है ना, तो जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं उनका 1 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, ठीक है, उनको नई नई जो टीचिंग मेथड्स हैं उनसे अवगत कराया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई जैसे हमें बच्चों की शिक्षा जरूरी है, वैसे ही क्या है, टीचर की एजुकेशन भी जरूरी है, क्योंकि टीचर अच्छे से पढ़ा लिखा होगा, उसको सारी चीजों का पता होगा, तभी वह एक बच्चे को सिखा सकता है। नेक्स्ट। शिक्षा का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। नवीन शिक्षा नीति सन 1986 इस बात पर बल देती है कि शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन असमानताओं को दूर करने, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण, प्रौढ़ शिक्षा के विकास, वैज्ञानिक तथा टेक्नोलॉजिकल शिक्षा आदि के विकास में समूचे राष्ट्र का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के कार्यरत लोगों के सहयोग प्रदान करने चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा परामर्श बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और जिला स्तर पर जिला शिक्षा परामर्श बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना द्वारा शिक्षा में वंचित परिवर्तन किए जाने चाहिए। अब इन्होंने बताया लास्ट पॉइंट कि ये सारी बातें बता दी कि पहले क्या रोल रहेगा एजुकेशन का, क्या सिस्टम रहेगा हमारा, क्या क्या इक्वेलिटी रहेंगी, क्या अब क्या क्या कंटेंट ऐड करना है टीचर की एजुकेशन, और लास्ट में इन्होंने बताया मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, हमें किस प्रकार से कार्यों को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करने का क्रियान्वयन करना मतलब लागू करना, ठीक है। तो हमें इम्प्लीमेंट करना है, एजुकेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है, जो जो बीच में बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करना है, ठीक है। जो आपकी प्रौढ़ एजुकेशन है उसको भी डेवलप करना है, साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन को भी डेवलप करना है, यानी कि ऐसा मैनेजमेंट करना है जिससे हमारी डेवलपमेंट हो सके। इसके लिए उन्होंने अलग अलग किसकी स्थापना की, बोर्ड की स्थापना की। जैसे क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नई चीजें लागू करनी होंगी ये राष्ट्र स्तर पर उनको क्या देंगे, परामर्श देंगे, ठीक है, अपनी कंसल्टेंसी देंगे। फिर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो आपका मान लीजिए हरियाणा में है, तो आपका हरियाणा का जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है वो हरियाणा बोर्ड को एडवाइजरी देगा कि भाई आपको ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये नए नियम लागू करने हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो डाइट्स को दिशा निर्देश देते हैं कि भाई आपको स्कूलों में जाके ये चेकिंग करनी है, ये सारे काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये थी आपकी एजुकेशन पॉलिसी 1986। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? आ गया समझ में? ठीक है। तो अगला है आपका नवोदय विद्यालय का संक्षिप्त परिचय देते हुए इसके उद्देश्यों को की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नवोदय विद्यालय क्या होते हैं? 10 मिनट दे, 10 मिनट का तो नहीं है, 5 मिनट में पढ़ो इसको। नवोदय विद्यालय क्या होते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है, एक एक पॉइंट पूछूंगी सबसे। वो होते जो कि जेएनवी जिनको हम बोलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे होते हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है तो उनके लिए मतलब बनाए गए हैं, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो कम से कम पैसों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके या तो फ्री में प्राप्त कर सकें। और इसमें जो होते हैं इसमें टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें कि बच्चे के मार्क्स के ऊपर उसको एडमिशन मिलता है स्कूल। तो ये मतलब कि जो होता है कि कम पैसों में बच्चों को अच्छी शिक्षा या उच्च शिक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, वेरी गुड। प्रीति, इसके उद्देश्य बताइए एक दो। यस मैम। तो इसके जो उद्देश्य, पहला उद्देश्य इसका कि बच्चों को अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई मिलती है, इसमें हर होनहार बच्चे को बराबर मौका मिले। जो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है जो हर जो होनहार जो गिफ्टेड बच्चे हैं उनको बराबर मौका मिले। और इसमें बच्चों को 3 भाषाएं सिखाई जाती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। ये दूसरे स्कूलों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। इसमें मतलब ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे मतलब अच्छे तरीके की पढ़ाई होती है कि जो दूसरे स्कूल है वो उनके लिए एक मतलब
एक वो बन जाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं यहाँ के बच्चे। ठीक है। खुशी बेटा, इसकी विशेषताएं बताइए क्या है? और किसी ने नहीं पढ़ा? ओके, कोई बात नहीं। किसी और बच्चे ने नहीं पढ़ा? लक्ष्मी, अनीशा, नाजिया, क्लास में हो आप लोग? प्रियंका, सुप्रिया, जयश्री? मैम मेरे पास बुक्स नहीं है। ओके, हाँ ठीक है। मैम मैं इसी को एक्सप्लेन करो अनीशा। जो नवोदय विद्यालय की विशेषता है वो ऐसी है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में ही रहते हैं। ये जो स्कूल्स होते हैं फुली रेजिडेंटल होते हैं, यानी हॉस्टल की टाइप होते हैं। यहाँ पर को एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स जो है वो साथ ही पढ़ाई करते हैं। कोएड स्कूल होते हैं और इसके अंदर सारी फैसिलिटीज होती है, जैसे खाने की, रहने की, बुक्स की, कपड़ों की, ये सारी फ्री होती है। और इसके अंदर जो बच्चे हैं वो उनको अलग अलग संस्कृति सीखने का मौका मिलता है। जो 30% जो बच्चे हैं वो जैसे क्लास 9 के बाद अलग अलग उसके उसमें स्टेट्स में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिससे कि उन्हें अलग लैंग्वेज और अलग संस्कृति सीखने का अच्छा मौका मिल सके। हाँ जी। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है ये और बताइए। इसमें एडमिशन के लिए एक एग्जाम देना होता है, जिसे प्रवेश परीक्षा होती है। इसके अंदर जो स्टेट के जो 80 जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनका ज्यादा मार्क्स आए होते हैं, उनके एडमिशन लिया जाता है। और जो नवोदय विद्यालय होते हैं उसमें जो 75% बच्चे होते हैं वो गांव से होते हैं, और जो 25% बच्चे होते हैं वो शहर के होते हैं। वेरी गुड। आगे है आपका एसएसए, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है। सर्व शिक्षा जो अभियान है, इसका क्या मतलब है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे इम्प्लीमेंट किया और मुख्य क्या क्या काम इसके अंदर आते हैं, देखते हैं भाई। सर्व शिक्षा अभियान का नाम से ही पता चल रहा है भाई, ठीक है, कि सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखो, पहले तो इन्होंने 95 में उद्देश्य रखा कि हमें बच्चों को 6 से 14 साल वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो फिर इन्होंने उद्देश्य रखा 2010 तक हमें 6 से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदान करनी है। सर्व शिक्षा का मतलब जन जन तक शिक्षा पहुंचाना। सर्व यानी के सभी को, ठीक है, तो सभी को शिक्षा प्रोवाइड करना इस अभियान के तहत। ठीक है। इसका उद्देश्य है एक निश्चित समय के अंदर हमें जन जन तक, हर एक व्यक्ति तक एजुकेशन पहुंचानी है। ठीक है। इसके उद्देश्य क्या क्या है? 2003 तक सभी बच्चों को स्कूल शिक्षा गारंटी के अंदर वैकल्पिक स्कूल व बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता कराना। ठीक है। 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ले और 8 वर्ष तक वह 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर ले। 2010 तक 2010 तक के सभी बच्चों के विद्यालयों में बनाए रखना, सामाजिक न्याय व समानता के संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, जीवन उपयोगी व गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। देखो भाई, क्या उद्देश्य बताया इन्होंने? सबसे पहले तो बताया कि हमें बच्चे को स्कूल शिक्षा गारंटी के अंदर या वैकल्पिक स्कूल या बैक टू स्कूल शिविर उपलब्ध कराए, यानी कि जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया उनके लिए बैक टू स्कूल का प्रोग्राम चलाना। अल्टरनेट स्कूल यानी कि अगर वे वैसे नहीं पढ़ाई कर सकते तो ओपन स्कूल स्थापित किए गए थे। ठीक है। ओपन स्कूल खोले गए। ओपन स्कूल्स के जरिए बैक टू स्कूल या स्कूल एजुकेशन गारंटी सेंटर्स इन्होंने अभियान चलाए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम बच्चों को एनरोल कराएं और वो अपनी एजुकेशन ले सके। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। इसके क्या क्या उद्देश्य हैं? इसके उद्देश्य हैं वर्ष 2000, ये वर्ष तो तुम याद मत करना,
वैसे ही इसके ऑब्जेक्टिव बता देना कि बच्चे को एक तो प्राइमरी एजुकेशन हमें कंप्लीट करानी है, उसके बाद हमें कम से कम बच्चा अगर ज़्यादा नहीं पढ़ता तो 8वीं पास वो पढ़ा हो, ताकि वह अगर कहीं पर उसको जाना है तो क्या लिखा है वो पढ़ सके। उसके बाद सभी बच्चों को क्या है, 8वीं के बाद भी हमें स्कूल में बनाए रखना है ताकि वो स्कूल छोड़कर न जाए। सभी को समानता और इक्वल राइट्स देने हैं, उनके जीवन उपयोगी क्वालिटेटिव एजुकेशन हमें देनी है, हमें वो शिक्षा उन्हें देनी है जो आगे जीवन में उन्हें काम आ सके। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य बताए गए। फिर इस कार्यक्रम को कैसे इम्प्लीमेंट कराया गया भाई, इसका डिसीजन ये निर्णय किया गया कि राज्य सरकारें यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिलकर हमारी जितनी भी लोकल सरकारें हैं या समुदाय हैं उनकी सहायता से ये कार्यक्रम लागू करवाया जाए ताकि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिल सके। इसके लिए कमेटी बनाई गई, जन जन के लिए अभियान चलाए गए, राज्यों को और लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को स्कूल भेजो। संगठनों, अध्यापकों, जो NGOs वगैरह हैं, महिला संगठन है, उनको भी इन कार्यक्रम में शामिल किया गया और इस कार्यक्रम की अवधि 10 वर्ष अर्थात 2010 तक निर्धारित की गई। ठीक है, कि 2010 तक हमें ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले। ठीक है, हमारा लिटरेसी रेट बढ़ सके। अब इसने मुख्य क्या क्या काम किए भाई, संस्थागत सुधार किए, वित्त पोषण दिया, सामुदायिक स्वामित्व बनाया, बालिका शिक्षा पर बल दिया, विशिष्ट समूहों पर ध्यान दिया, शैक्षणिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार और गुणवत्ता पर बल दिया। देखो भाई, संस्थागत सुधार, क्या सुधार किए गए भाई इन्होंने, जो राज्य सरकार के, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर जो भी प्राइमरी स्कूल थे उनको अपग्रेड करने की का कदम उठाया। ठीक है, अपनी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था अगर हमें बढ़ानी है तो पहले हमें स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूसली हमें उनको ग्रांट देना है। ग्रांट का मतलब अगर सरकारी स्कूल को किसी चीज की जरूरत है तो उनको हमें सब्सिडीज या ग्रांट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, कुछ कम्युनिटी सेंटर्स भी खोले गए जैसे महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति, पंचायत राज व्यवस्था, कि ये भी भाई इनकी देख रेख करेंगे। उसके बाद लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया कि भाई बच्चियों को भी पढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे अभियान चलाए गए। उसके बाद अलग अलग समूहों पर ध्यान, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है, जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना चाहते। ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने बात की। ठीक है, उसके बाद विशिष्ट समूहों पर ध्यान आ गया। बाद प्रशासनिक शासन की मुख्य धारा में सुधार किया गया और हमें क्वालिटेटिव एजुकेशन देनी है बच्चों को, ये बात इन्होंने यहाँ पे की गई। SSA, आपका SSA वाला क्वेश्चन, NCF 2005 वाला क्वेश्चन और आपका ये RT 2009, तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से, हाँ बेटे। मैम इंग्लिश की बुक में क्या टॉपिक है? इंग्लिश की बुक में है बेटा, एक तो SSA सर्व शिक्षा अभियान, इसी के नाम से हिंदी में भी है और इंग्लिश इस में बुक भी है। में तो दे नहीं रखा, लेकिन एक है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और एक है RTE राइट टू एजुकेशन 2009। अरे मतलब इन सालों के आसपास तुम लोग पैदा हुए होगे। मिल गया दिव्या? मैम सर्व शिक्षा अभियान नहीं दे रखा इंग्लिश की बुक में, बस नवोदय के बाद सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आ गया और ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है बस। बेटा आगे पीछे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, तो ये नहीं मिला ना SSA वाला, चैट GPT पे से निकाल लेना, ओके मैम। सारा सेम ही आ रहा है। तुम ना मेन तो जो तुम्हारे इसमें कैरिकुलम में दे रखे ना उसी के अकॉर्डिंग कर लेना एजुकेशन। अच्छा आगे नहीं दे रखे ना, आगे तो सीधा एक दे दिया, इंडियन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसीज जो वगैरह बनाएगी, तो ये पॉलिसी के अंदर आता है कि सरकार ने ये पॉलिसी बनाई हमारे लिए। तो अब कल करके आना आपको नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, NCF 2005। ठीक है, ये दे रखा है दिव्या?
मैम एक बार चेक करना पड़ेगा। और RT 2009 फिर नया टॉपिक चालू हो जाएगा आपका। अब मुझे बताओ NCF 2005 को कल कौन प्रिपेयर करके लाएगा? यस मैम, दिया हुआ है। ओके, बताओ कौन करके लाएगा NCF 2005? मैं कर लाऊंगी। ठीक है। और RT 2009? राइट टू एजुकेशन एक्ट। खुशी, ठीक है बेटे। ये ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, और ये ना आपके हर जगह काम आएंगे। एटलीस्ट आपके सीटेट में भी इनमें से क्वेश्चन आता है।